फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 4A में बताया गया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेस। इसमें सेक्शन 41A है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्ट्री हो या फिर इंडस्ट्री हो, उसमें अगर हजार्डस प्रोसेस करना हो या फिर जिस फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में हजार्डस प्रोसेस चल रही है उसको एक्सपांड करना हो, तो उसके लिए जो है उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि इस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए एक साइट अप्रेजल कमेटी जो है वो अपॉइंट करता है। और ये साइट अप्रेजल कमेटी का ये काम होता है कि वो जो एप्लीकेशन आई हुई है कि जिस फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में हजार्डस प्रोसेस जो है वो चलने वाले हैं, तो उसको वो एग्जामाइन करे। इसके अलावा साइट अप्रेजल कमेटी को अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगी, यानी कि जो भी हजार्डस प्रोसेस के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो जो भी एप्लीकेशन जिस ओनर की तरफ से आई है तो उसको वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है या फिर डाटा जो है वो मांग सकते हैं। और साइट अप्रेजल कमेटी ने इसका जो टोटल रिकमेंडेशन है वो विथ इन 90 डेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में जो है उनको बताना होता है कि इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि इसका अप्रूवल देना है या नहीं देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 41C में दिया गया है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजार्डस प्रोसेस। यानी कि ऑक्यूपायर जो भी हजार्डस प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 41D में दिया गया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। फिर उसके बाद सेक्शन 41E में दिया गया है इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसमें दिया गया है कि ऑन साइड इमरजेंसी प्लान हो या फिर ऑफ साइड इमरजेंसी जो प्लान हो वो इनके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 41F में दिया गया है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी केमिकल हो या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो, तो उसको जो परमिसिबल लिमिट्स है उसमें ही जो है वो बाहर छोड़ना है। फिर उसके बाद सेक्शन 41G है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 41H में दिया गया है राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। यानी कि वर्कर्स को काम करते वक्त या फिर कहीं पर डेंजर अगर दिखता है तो उसने वो इमीडिएट वो काम छोड़ना है और उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने सुपरवाइजर को करनी है। और सुपरवाइजर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको वो रेक्टिफाई करे। तो यहाँ पर वर्कर का ये राइट है कि जहाँ पर भी उसको डेंजर दिखता है तो वो काम ना करे और उसकी जो रिपोर्ट है वो सुपरवाइजर को करे। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 5 में बताया गया है वेलफेयर के बारे में, जिसमें सेक्शन 42 है वॉशिंग फैसिलिटी। यानी कि जो भी फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है वहां पर वर्कर लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए वॉशिंग फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड करनी है, जैसे कि वॉशिंग बेसिन वगैरह हो गया एक्सेट्रा। यानी कि वर्कर जो भी वहां पर काम करते हैं, केमिकल को हैंडल करते हैं, तो जो भी बैक्टीरिया उनके हाथ पर होता है तो उसको वॉश करने के लिए वहां पर वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 43 है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग। यानी कि वर्कर के जो भी क्लोथिंग है उसको ड्राई करने के लिए, स्टोर करने के लिए वहां पर जो है लॉकर हो तो वो फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद है सेक्शन 44, उसमें दिया गया है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग। इसमें बताया गया है कि वर्कर लोगों के लिए सिटिंग की फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 45 में बताया गया है फर्स्ट एड अप्लायंसेस के बारे में। इसमें बताया गया है कि हर एक 150 वर्कर के ऊपर वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उसको हैंडल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। और वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो सर्टिफाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और वहां पर जब तक काम चलेगा तब तक वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने वहां पर रहना है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 500 के ऊपर अगर वर्कर वहां पर है तो वहां पर एम्बुलेंस भी जो है वो प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 46 में बताया गया है कैंटीन्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर वर्कर 250 से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 47 में बताया गया है शेल्टर्स, रेस्ट रूम और लंच रूम्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर वर्कर 150 से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम्स की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 48 है क्रेचेस के बारे में। इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में अगर 30 से ज़्यादा वुमन अगर काम कर रही है तो वहाँ पर क्रेचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए।
फिर उसके बाद सेक्शन 49 है वेलफेयर ऑफिसर्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में हो या फिर इंडस्ट्री में अगर 500 वर्कर्स या फिर उससे भी ज़्यादा वर्कर्स है तो वहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। और ये वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए, तो ये सारा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और फिर उसके बाद सेक्शन 50 है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 6 है वर्किंग हावर्स ऑफ एडल्ट्स। इसमें सेक्शन 51 है वीकली हावर्स। तो इसमें बताया गया है कि वीक में टोटल जो है 48 हावर्स तक ही काम करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 52 है वो है वीकली हॉलीडेज। इसमें बताया गया है कि वीक में एक बार जो है वो हॉलीडे मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 53 है कंपेंसेटरी हॉलीडेज, यानी कि जो कंपलसरी हॉलीडेज है वो भी मिलने चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 54 है डेली हावर्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि डेली में 9 हावर्स तक ही काम करना है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा अगर काम करना है तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर से आपको परमिशन लेनी है। लेकिन उसके लिए जो है वो मैक्सिमम 12 घंटे तक ही काम कर सकते हैं, यानी कि 9 घंटे प्लस 3 घंटे वहाँ पर एडिशनल मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंपनी के ओनर को उसके लिए ओवर टाइम देना होगा। फिर उसके बाद है सेक्शन 55 जो है इंटरवल्स फॉर रेस्ट। तो इसमें बताया गया है कि 5 घंटे के बाद हाफ घंटे का रेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 56 है वो है स्प्रेड ओवर। इसमें बताया गया है कि 9 घंटे का जो डेली का काम होता है, लेकिन उसमें जो है 1 घंटा रेस्ट जोड़ा नहीं जाता है, यानी कि टोटल 10 घंटे की जो है ऐसे ड्यूटी होती है, जिसमें 9 घंटा काम करना होता है और 1 घंटा जो है वो वहाँ पर रेस्ट मिलता है। और वो जो रेस्ट है वो आधे घंटे बढ़ भी सकता है, यानी कि ऐसे टोटल 10.5 घंटे जो है वो स्प्रेड ओवर यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 57। उसमें नाइट शिफ्ट के बारे में बताया गया है। तो नाइट शिफ्ट में जो है जैसे कि वुमन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं है, या फिर चिल्ड्रंस को भी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद है सेक्शन 57 जो है नाइट शिफ्ट के बारे में। इसमें बताया गया है कि वुमन को और चाइल्ड को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए परमिशन नहीं है। अगर वुमन को अगर काम करना है तो मॉर्निंग 6 से लेके 7 के बीच में ही वो काम कर सकती है। फिर उसके बाद है सेक्शन 58 प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। इसमें बताया गया है कि कंटिन्यू जो शिफ्ट है, यानी कि पहली शिफ्ट खत्म होने के बाद जो दूसरी शिफ्ट चालू होती है तो उसमें वर्कर काम नहीं कर सकते हैं। मतलब पहली शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद दूसरी शिफ्ट में जो है वो लगातार काम नहीं कर सकते हैं, उसमें जो है वो गैप होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय की अगर शिफ्ट चेंज करना है तो वीकली ऑफ होने के बाद ही आप उसकी शिफ्ट चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद है सेक्शन 59 जिसमें बताया गया है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम के बारे में, यानी कि डेली हावर्स के बाद भी अगर वो ओवर टाइम में काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा वेजेस जो है वो ओनर को देना होगा। फिर उसके बाद है सेक्शन 60 जिसमें बताया गया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 61 है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट। सेक्शन 62 है रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स। सेक्शन 63 है हावर्स ऑफ वर्क टू करस्पॉन्ड विथ नोटिस अंडर सेक्शन 61 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 62। सेक्शन 64 है पावर टू मेक एक्सेप्टिंग रूल्स। सेक्शन 65 है पावर टू मेक एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स। सेक्शन 66 है फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 7 में बताया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में, जिसमें सेक्शन 67 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। इसमें बताया गया है कि जो भी चिल्ड्रंस जिनकी 14 से कम उम्र है तो उनको काम पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो भी एडोलसेंट पर्सन है, यानी कि जिसकी एज 15 से 18 साल के बीच में है, तो उनको एज ए एम्प्लॉय करके आपको ट्रीट नहीं करना है जब तक उनके पास फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं आता है, वो भी एक सर्टिफाइड सर्जन से। फिर उसके बाद सेक्शन 68 है नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन्स। फिर उसके बाद सेक्शन 69 है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो भी यंग पर्सन है उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये एप्लीकेशन वो यंग पर्सन खुद लिख सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स लिख सकते हैं, या फिर वहाँ के मैनेजर भी लिख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये सर्टिफाइड सर्जन को देनी है कि इस यंग पर्सन का मेडिकल फिटनेस करना है। फिर सर्टिफाइड सर्जन जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि वो फिजिकली काम करने के लिए सही है या नहीं है। और अगर सही है तो 12 महीने के लिए उसको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। अब इसमें जो है 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स आते हैं, एक है एज अ चाइल्ड करके और दूसरा है एज अ एडल्ट करके। तो जो भी यंग पर्सन है
तो जो भी यंग पर्सन है जिसने 14 साल की उम्र जो है वो पार कर ली है लेकिन 15 साल की उम्र पार नहीं की है तो उसको एज अ चाइल्ड करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो यंग पर्सन है जिसने 15 साल की उम्र पार कर चुका है तो उसको एज अ एडल्ट करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये 12 महीने के लिए ही वैलिड रहेगा। और यहाँ पर जो एडोलसेंट पर्सन है वो 6 से 7 बजे तक ही काम कर सकेगा, यानी कि उसको नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 70 है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलसेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 71 है वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। फिर उसके बाद सेक्शन 71 है वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। इसमें बताया गया है कि जो भी चिल्ड्रन है उसने पर डे में 4.5 घंटे तक ही काम करना है, उसने नाइट वर्क में काम नहीं करना है, वो प्रोहिबिटेड है। और वो जो चिल्ड्रन है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में ही काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी की ओनर को चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी होगी। और उसका जो स्पीड और पीरियड रहेगा वो 5 घंटे तक रहेगा, यानी कि 4.5 घंटा पर डे जो है वो काम करेगा और आधे घंटे का उसको वहां पर रेस्ट मिलेगा। चिल्ड्रन की अगर शिफ्ट चेंज करना है, यानी कि एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में अगर उसको शिफ्ट करना है तो उसके लिए जो है आफ्टर 30 डेज के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। और मैक्सिमम 2 शिफ्ट में ही चिल्ड्रन जो है वो काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 72 है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। सेक्शन 73 है रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। सेक्शन 74 है हावर्स ऑफ वर्क टू करस्पॉन्ड विथ नोटिस अंडर सेक्शन 72 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 73। सेक्शन 75 है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। सेक्शन 76 है पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 77 है सर्टन अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट बेयर। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 8 में बताया गया है एनुअल लीव विथ वेजेस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 78 है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। सेक्शन 79 है एनुअल लीव विथ वेजेस। इसमें बताया गया है कि जो भी वर्कर जो कैलेंडर ईयर में 240 दिन तक काम करता है, कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो भी वर्कर 240 दिन काम करता है तो उसको एनुअल लीव विथ वेजेस मिलना है। तो उसमें अगर एडल्ट पर्सन है तो उसको जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि जो करस्पॉन्डिंग ईयर है तो उसमें 20 दिन के बाद जो है 1 दिन का एनुअल लीव विथ वेजेस मिलना है। और अगर कोई चाइल्ड पर्सन है तो उसको नेक्स्ट ईयर में यानी कि करस्पॉन्डिंग ईयर में 15 दिन के बाद 1 दिन का एनुअल लीव विथ वेजेस मिलना है। फिर उसके बाद सेक्शन 80 है वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। फिर उसके बाद सेक्शन 81 है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टन केसेस। सेक्शन 82 है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। सेक्शन 83 है पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 84 है पावर टू एक्सेम्प्ट फैक्ट्रीज। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 9 में बताया गया है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 85 है पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टन। सेक्शन 86 है पावर टू एक्सेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सेक्शन 87 है डेंजरस ऑपरेशंस। तो इसमें बताया गया है कि जो भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चालू है या फिर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करेगी कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पर हो रही है वो डेंजरस ऑपरेशन है क्या। अगर स्टेट गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को बोल देती है कि आप जो ये कर रहे हैं ये डेंजरस ऑपरेशन है तो डेंजरस ऑपरेशन के रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स है वो प्रोसीजर्स है वो आपको फॉलो करने होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 87A है पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस। सेक्शन 88 है नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स। तो इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में जो भी अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से वर्कर्स को बैड इंजरी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उस एक्सीडेंट की वजह से वो 48 घंटे तक कंपनी में दोबारा काम करने के लिए नहीं आ सकता है तो उस एक्सीडेंट का जो नोटिस है या फिर रिपोर्ट है वो जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर्स को देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 88A है नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस ऑकरेंसेस, यानी कि फैक्ट्री में जो भी डेंजरस ऑकरेंस अगर होता है तो उसके बारे में भी जानकारी जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर को देनी है। फिर उसके बाद सेक्शन 89 है नोटिस ऑफ सर्टन डिसीजेस। फिर उसके बाद सेक्शन 90 है पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिसीज। फिर उसके बाद सेक्शन 91 है पावर टू टेक सैंपल्स। सेक्शन 91A है सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस। फिर उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 में चैप्टर 10 है वो है पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें सेक्शन 92 है जनरल पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस।
तो इसमें बताया गया है कि ये फैक्ट्री एक्ट के जो रूल्स है उसको अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख का फाइन भी हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और अगर वो जो ऑफेंस है वो अगर सेकंड टाइम भी करता है तो पर डे जो है उसको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा जब तक उसका जो ऑफेंस है वो चलते रहता है। और फिर भी उसका ये ऑफेंस खत्म नहीं होता है और वो चलते रहता है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है और 10,000 से लेकर 2 लाख तक उसको फाइन हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस आते हैं, तो ये जो सेक्शंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो है इसको यहाँ पर रीड कर सकते हो कि वो सेक्शन क्या है। और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप फैक्ट्री एक्ट 1948 को भी पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर 11 आता है, वो है सप्लीमेंटल का। तो इसमें भी कई सारे ऐसे सेक्शन दिए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इनको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कौन से सेक्शन क्या डील्स करते हैं और उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप फैक्ट्री एक्ट 1948 को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।